स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के साथ सबसे पहले सबसे बताएंगे दोस्तों, अयोध्या के अंदर राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर प्रियंका गांधी की जांच करवाओ, ऐसा मांग करने लगे विश्व हिंदू परिषद के लोग दोस्तों। और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के द्वारा यानी जो प्रमुख है दोस्तों, उसके द्वारा ही इस तरीके का बयान दिया गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके की फटकार लगाई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों और कैसे प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई सारे वरिष्ठ नेताओं की जांच करवाने के लिए पुलिस को उकसाया जा रहा है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। बताएंगे कैसे इंडिया गठबंधन में एक नए तरीके का समीकरण बन रहा है, जिसके समर्थन में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आने लगी है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की चंदा चोरी के मामले में उल्टा विपक्ष के लोगों की जांच करवाने के लिए जांच अधिकारियों को पत्र लिखकर विश्व हिंदू परिषद ने बता दिया है कि इस मामले को लेकर विपक्ष ने इनकी हालत खराब कर दी है दोस्तों, इसीलिए इस तरीके की मांग कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आलोक कुमार ने राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को पत्र लिखा है दोस्तों। इस पत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव और आम आदमी पार्टी के नेता संजय यादव और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की मांग की गई है दोस्तों। और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आलोक कुमार ने कहा कि इन नेताओं ने जो दावा किया है उसके लिए इनसे पूछताछ की जानी चाहिए। अगर इनके पास आरोप लगाने के लिए सबूत नहीं है तो इनके द्वारा लगाए गए आरोप गलत साबित हो जाते हैं, तो कानूनी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होनी चाहिए, यानी विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने चंदा चोरी का मामला उठा दिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो मंदिर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया एक स्वायत्त निकाय है दोस्तों, इस समय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जांच के दायरे में है। ट्रस्ट के ट्रस्टी जिसमें चंपत राय भी शामिल है दोस्तों, उनके इस्तीफे पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। और अपने पत्र में कुमार ने लिखा है कि हमें कई सार्वजनिक हस्तियों के बयान मिले हैं जो टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए व्यापक रूप से प्रसारित हुए। ये सभी बयान इस जांच के विषय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी नेताओं का नाम लेते हुए लिखा कि इन लोगों ने कथित गड़बड़ी की निश्चित रकम भी बताई है, इनमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के गबन का दावा भी शामिल है। घूम फिरकर दोस्तों पूरे मामले को विपक्ष के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच करने और उनको पूछताछ के लिए बुलाने के लिए बोला जा रहा है। और ये पत्र विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा है, तो इसका मतलब ये मामला बड़ा है दोस्तों, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से विश्व हिंदू परिषद के लोग जुड़े हुए हैं और इस चंदा चोरी के मामले को लेकर चंपत राय पर सवाल खड़ा हुआ था। चंपत राय खुद विश्व हिंदू परिषद से आते हैं दोस्तों, बल्कि सबसे बड़ा चेहरा थे विश्व हिंदू परिषद का, जो पूरी तरीके से देश के सामने एक्सपोज हो गया और इसी बात को पचा नहीं पा रहे विश्व हिंदू परिषद के लोग, और वो चाहते हैं कि 4 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों जिन लोगों पर चंदा चोरी के आरोप लगे दोस्तों, जो बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा था और एफआईआर बड़ी मुश्किल से जब वकीलों ने दर्ज करवाई तब जाकर चंपत राय का नाम जोड़ा गया। तो पहले ही एसआईटी की जांच सवालों के घेरे में है, लेकिन एसआईटी के अधिकारियों को लिख लिखकर विपक्ष के नेताओं की जांच कराने की मांग करना अपने आप में ये बताता है कि बौखलाहट सबके सामने स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी है दोस्तों। इसी के साथ में पवन खेड़ा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीडिया एंड पब्लिसिटी विभाग के चेयरपर्सन है दोस्तों, चेयरमैन है, उन्होंने इस मामले को लेकर करारा जवाब दिया है। पवन खेड़ा कहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मामले में हर दिन नए आरोप लगते जा रहे हैं और नए सबूत सामने आ रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने जांच अधिकारी को पत्र लिखकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव से चोरी के सबूत मांगने की बात कही है। मतलब चोरी कोई और करे और सबूत कोई और दे। सच्चाई तो यही है कि चोरों को पकड़ने की इनकी नियत ही नहीं है। इनकी नियत हमेशा से हिंदू समाज को भावनात्मक रूप से बरगलाने और खुद का दुकान चलाने की रही है। इसीलिए ये लोग विपक्ष के ऊपर कार्रवाई के लिए पत्र लिख रहे हैं। यानी दोस्तों ना विपक्ष 3 में है ना 13 में है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष पर कार्रवाई कर दी जाए ताकि मीडिया में माहौल बना दिया जाए और पूरी तरीके से मामले को टाल दिया जाए। यानी बीजेपी राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर जैसे जैसे कन्नी काटना चाहती है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है और संजय सिंह जैसे कई सारे विपक्ष के नेताओं ने सबूत देने शुरू कर दिए हैं, तो अब एसआईटी वालों को उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, खासकर विपक्ष के उन नेताओं से जैसे संजय सिंह हो गए और कई पत्रकार हो गए जो राम मंदिर को लेकर बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों, और कई सारे सबूत भी दे रहे हैं और उन्हीं के सबूतों के आधार पर कई तरीके की चीजें तय हुई है। ऐसे में दोस्तों सबको पता है कि राम मंदिर बनने से पहले बड़े बड़े अधिकारियों ने, बड़े बड़े धन्ना सेठों ने जमकर जमीनें खरीदी हैं दोस्तों, और आम जनता इससे प्रभावित रही है। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या धाम के अंदर चुनाव हार गई दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 2024 में जो नतीजे सामने आए थे वो क्लियर कट एकदम इस बात के संकेत है कि अयोध्या धाम के अंदर आम जनता के खिलाफ काम किया गया और आम जनता को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया, उनकी जमीनें ली गई, जबकि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जमीनों के औने पौने दाम में खरीद करके दाम को इतना बढ़ा दिया कि आज करोड़ों का उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है दोस्तों, यानी निवेश हो चुका है। साथ ही साथ
बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर बिहार के अंदर एक नए तरीके के समीकरण के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो उस मामले को लेकर अब स्पष्टता देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दोस्तों नितिन नवीन ने अपने विधायकी के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और वो राज्यसभा का सांसद चुन लिए गए क्योंकि बीजेपी का उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में बांकीपुर की जो सीट है वो अब नितिन नवीन विधायक नहीं है तो खाली हो गई है और उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव से पहले बीते दिन एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी के द्वारा दोस्तों, और उनकी कार्यकारिणी ने एक बड़ा बैठक लिया और सबने एक सहमति के साथ में यानी एक मत के साथ में बोला कि हमें अपने पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाना चाहिए यानी उपचुनाव लड़वाना चाहिए। ऐसे में बांकीपुर का उपचुनाव कैसे जीतेंगे प्रशांत किशोर, ये एक बड़ा सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी को यहाँ पर बहुत कम वोट पिछली बार मिला था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष की दूसरी पार्टियां यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई है दोस्तों, क्योंकि नितिन नवीन लगातार चुनाव जीते आ रहे हैं। ये इनके पिता यानी नितिन नवीन के पिता के टाइम से ही बीजेपी का मजबूत सीट माना जाता रहा है। यहाँ पर विकास नहीं हुआ बांकीपुर में, इसके बावजूद आम जनता इनको वोट दे रही है क्योंकि जाति के आधार पर पूरी राजनीति होती है दोस्तों। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं, यानी उनकी पार्टी ने प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाया है और इस मामले को लेकर विपक्ष से समर्थन जुटाने के लिए प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव से भी अपील की और कांग्रेस से भी अपील की। तो कांग्रेस के नेता वरिष्ठ नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि प्रशांत किशोर को विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाने की बात से हम सहमति दिखाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल को हम सुझाव देते हैं कि आप उपचुनाव के अंदर महागठबंधन में मतभेद को खत्म करके प्रशांत किशोर की मदद करिए और प्रशांत किशोर विपक्ष के एकजुट उम्मीदवार रहने चाहिए और बीजेपी के उम्मीदवार के सामने विपक्ष केवल एक ही कैंडिडेट दे और वो प्रशांत किशोर रहे, उनको सपोर्ट किया जाए। आरजेडी अपना उम्मीदवार ना उतारे क्योंकि आरजेडी पिछली बार जब भी चुनाव लड़ी है दोस्तों बुरी स्थिति में रही है, तो ये सीट आरजेडी को भी पता है कि उनके खाते में तो जाने वाली नहीं है क्योंकि समीकरण ही उस तरीके के हैं दोस्तों। तो ऐसे में इस सीट पर अगर जीत कोई सकता है तो प्रशांत किशोर जीत सकते हैं क्योंकि वो नया चेहरा है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने तो आगे बढ़कर पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋषि मिश्रा ने स्पष्ट बोल दिया है कि हम चाहते हैं कि पूरा महागठबंधन प्रशांत किशोर का समर्थन करे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी खुलकर प्रशांत के समर्थन में आ गई है, जो कहीं ना कहीं बिहार में गठबंधन को लेकर बदलती तस्वीर की तरफ एक संकेत है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर कह सकते हैं कि कांग्रेस और जनसुराज पार्टी एक दूसरे के काफी करीबी आते हुए दिखाई देंगे। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव ने राज्य के अंदर सियासी पारे को बढ़ा दिया है दोस्तों। जनसुराज पार्टी की ओर से खुद को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है दोस्तों। चुनावी मैदान में उतरते ही विपक्षी गठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। प्रशांत किशोर ने खुले मंच से तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी दलों से मदद की अपील भी की है और अपील के बाद आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द सामने आएगी दोस्तों, क्योंकि खुद पर्सनल अपील कर रहे हैं प्रशांत किशोर। साथ ही साथ राम मंदिर के चंदा चोरी यानी चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से जब सवाल पूछा गया तो उनका एक वीडियो क्लिप आया है जिसमें दिखाई दे रहा था कि उनसे सवाल पूछा जा रहा था चंदा चोरी चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर, तो वो जवाब देने की जगह जय श्री राम और राम राम बोलकर चले गए दोस्तों, गाड़ी में बैठ गए। तो इस बात को लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी था। इस पर अब दोबारा जवाब देते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि दत्तात्रेय होस बाले ने जो कुछ भी कहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उस बात का समर्थन करती है, यानी उनके बयान के साथ में खड़ी है और ये आधिकारिक बयान है। हास बोले के बयान के अंदर कुल मिलाकर एसआईटी की हो रही जांच और तमाम तरीके की चीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि कार्रवाई हो जाएगी और सबको धैर्य संयम रखना चाहिए। और इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं मामले पर कन्नी काटने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो हर मुद्दे पर ज्ञान देते हैं दोस्तों, चाहे युद्ध हो या फिर समाज का मामला हो, संस्कृति का मामला हो, हर चीज पर इनकी राय है, लेकिन चढ़ावा चोरी पर बयान देने से बच रहे हैं और अब कह रहे हैं कि दत्तात्रेय होस बाले के द्वारा जो बयान दिया गया वही उनका बयान है, संघ का बयान है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि होस बाले के बयान को अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर समझ में आता है कि वो लिखा हुआ बयान पढ़ रहे हैं। साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर को लेकर चंदा चोरी का मामला तो पहले से ही लोगों के बीच में चर्चा का मामला है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ी आती है, यानी अयोध्या के अंदर एक डेवलपमेंट की अथॉरिटी बनाई गई है जिसका काम अयोध्या का विकास करना है, लेकिन करप्शन यानी भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है दोस्तों की अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो बिल्डिंग है जिसमें अधिकारी आकर बैठते हैं और अयोध्या विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, उस बिल्डिंग की जो स्टेयर है, उस बिल्डिंग का जो जीना है दोस्तों, वही टूटकर नीचे गिर गया। इस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अयोध्या विकास प्राधिकरण जिसका काम अयोध्या का विकास करना है, या अयोध्या का क्या विकास करेंगे, ये तो खुद भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुके हैं। रवीश कुमार ने भी इस पर जवाब देते हुए कहा कि इस वीडियो से अयोध्या की बदनामी हो सकती है, कृपया ना दिखाएं, सोरोस देख लेगा, यानी जो जॉर्ज सोरोस अमेरिका में बैठा हुआ है, वो जो भारत के खिलाफ साजिश करता है वो देख सकता है और कहीं ना कहीं इसे अयोध्या की बदनामी और ज्यादा हो सकती है। तंज कस रहे हैं रवीश कुमार दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस के नाम पर भारत के अंदर विपक्ष की आवाज को बीजेपी वाले कैसे दबाते हैं, यानी विपक्ष जब असली मुद्दों पर सवाल पूछता है तो कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस का एजेंट है, यानी जॉर्ज सोरोस
से पैसे लेकर भारत की बदनामी कर रहे हैं और इसी बात पर तंज कस रहे हैं रवीश कुमार। मौका छोड़ते भी नहीं है रवीश कुमार, ये बात तो सबको पता है दोस्तों। साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बने नए कानून को सख्ती से लागू करेगी और कानून के तहत तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई संपत्ति की कीमत से 3 गुना ज्यादा रकम वसूली जाएगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए औद्योगिक इकाइयों को निशाना बनाने पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, ये बोला है दोस्तों। भवानीपुर में शनिवार शाम को नागरिक समाज और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों के साथ हुए एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ये विरोध हिंसा या औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने वाला बिल्कुल नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपी नुकसान की भरपाई नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति की नीलामी करके भी वसूली की जाएगी। पश्चिम बंगाल के अंदर 28 तारीख को कानून व्यवस्था से जुड़े 2 विधेयक पास किए गए, जिसका मकसद संगठित अपराध और सार्वजनिक अव्यवस्था से निपटने के लिए सरकार की शक्तियों को और बढ़ाना। और ये कानून पश्चिम बंगाल के जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन अधिनियम 2026 है। कुल मिलाकर दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल के अंदर लोग अगर विरोध करने के लिए मैदान में उतरेंगे तो हो सकता है कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करके प्रदर्शन करने से भी रोका जाए। इन्हीं बातों को लेकर वाम मोर्चा की तरफ से विरोध किया जा रहा है जो सरकार कानून बना रही है। ऐसे में देखना होगा कि लेबर यूनियन जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है दोस्तों वो एक शहर कोलकाता है और कोलकाता के अंदर लेबर यूनियन की मजबूती के बाद ये जो कानून आया है तो विरोध प्रदर्शन को लेकर लेबर यूनियन के लोग क्या करेंगे ये एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों, क्योंकि कानून लाया जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल दुरुपयोग बहुत बड़ा मामला है। साथ साथ पंजाब चंडीगढ़ से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड समझौता हुआ है यानी व्यापारिक समझौता हुआ है जिसमें ज्यादातर अमेरिका को फायदा पहुंचाया गया और मोदी सरकार के इस व्यापारिक समझौते को लेकर एक बड़ी नाराजगी है दोस्तों और अभी समझौते पर अंतिम मोहर नहीं लगा है, ये अपडेट सामने आ रही है। लेकिन प्रेस वार्ता करते हुए किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। प्रेस वार्ता में भारत अमेरिका ट्रेड डील को रद्द करवाने को लेकर विस्तार से बात की गई है। इस मौके पर गुरमीत सिंह माजरी और मंजीत सिंह मछौंडा के साथ साथ कुलदीप सिंह मोहड़ी और बलजीत सिंह दुराना और भूरा कुर्बानपुर के साथ साथ बलकार सिंह और कई सारे और किसान नेता मौजूद रहे दोस्तों। किसान नेताओं ने बताया कि हाल ही दिनों में सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने चंडीगढ़ के अंदर बैठक की थी जिसमें अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापारिक समझौता जो ट्रेड डील चल रहा है उसको लेकर किसान विरोधी बताते हुए इसके खिलाफ संयुक्त आंदोलन का निर्णय लिया गया है। इस आंदोलन के लिए किसान संगठन ने साझा मंच बनाया है जिसका नाम देश बचाओ मोर्चा रखा गया है। किसान नेताओं के अनुसार उसी की कड़ी में 15 जुलाई को पूरे देश के अंदर मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और 21 जुलाई को सभी किसान इकट्ठे होकर दिल्ली किसान घाट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें देश के सभी संगठन पहुंचने का फैसला ले रहे हैं। अंबाला में 15 जुलाई को लखनऊ के साहिब गुरुद्वारा से मोटरसाइकिल रैली इकट्ठे होकर अनाज मंडी अंबाला तक पहुंचेगी। तो एक तरीके से देश के अंदर धीरे धीरे करके अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापारिक समझौते को लेकर चर्चा चल रही है दोस्तों, बल्कि किसानी को लेकर यानी एग्रीकल्चर को लेकर मामला फंसा हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार अमेरिका के साथ जो चर्चा कर रही है दोस्तों, जो फाइनल डील को लेकर अंतिम दौर की चर्चा चल रही है उसमें भारत के एग्रीकल्चर यानी भारत के कृषि को लेकर भी चर्चा चल रही है। और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के लिए धीरे धीरे करके कई जगह पर आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ साथ योगेंद्र यादव ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। योगेंद्र यादव एक वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं कि देश के लिए बड़ी खबर यह नहीं है कि जापान का प्रधानमंत्री भारत में आया है जिसे लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और एक जो बड़ा मामला है वो ये है कि देश के नामी गिरामी अखबारों में से एक अखबार दैनिक भास्कर एक रिपोर्ट करता है अपने पहले पन्ने पर मिशन 360 लिखकर कहता है कि अब डीएमके सपा और एनसीपी में सेंध लगाने की तैयारी चल रही है और खुलकर वो दावा करता है कि बिना किसी झिझक के कि बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है और खुला खेल फरोखाबादी होने जा रहा है, यानी डीएमके सपा और एनसीपी के अंदर भी सेंधमारी होने जा रही है। और ये अखबार डंके की चोट पर इस बात को लिख रहा है दोस्तों। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा संकट है दोस्तों, क्योंकि आम जनता के पास केवल एक वोट है जिस अधिकार से वो देश के अंदर सरकार को तय कर पाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं वो जीत भी जा रहा है, लेकिन जीतने के बाद तोड़फोड़ करके उसको बीजेपी या कोई सत्ताधारी दल अपनी पार्टी में शामिल करवा ले रही है। तो इसके बाद विपक्षी पार्टी को वोट करने या फिर बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाले लोगों के वोट की क्या वैल्यू रहेगी, क्या मान्यता रहेगी, अब ये सवाल तो सबके सामने है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अगर बीजेपी के पास 400 सीटें 2024 में आ गई होती तो ये क्या कांड करते, आम जनता को अब ये समझ जाना चाहिए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बार बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद भाजपा का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों कि ये सारी पार्टियों को तोड़फोड़ कर रहे हैं और कुछ एक अखबार जो लिख रहे हैं इन बातों को दोस्तों, उनकी बातों पर भी चर्चा सही से हो नहीं रही। यानी देश के लिए लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक मामला है, इस बात का जिक्र करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि खबर यह है कि 2024 में देश की जनता ने बीजेपी को संविधान बदलने लायक जो बहुमत नहीं दिया था अब उसे चोर दरवाजे से ये लोग जुटा रहे हैं, खुली डकैती से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ
देश के अंदर साइबर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, यानी इंटरनेट पर कितने ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं, ये बात अब बीजेपी सरकार के लोगों को समझ में आने लगनी चाहिए दोस्तों। कारण ये है कि बीजेपी से जुड़े हुए सांसद यानी पुरी के सांसद संबित पात्रा अब इसके चपेट में आए हैं। संबित पात्रा का व्हाट्सएप हैक हो गया दोस्तों, और दोपहर में संबित पात्रा के व्हाट्सएप से कई सारे लोगों को मैसेज आया दोस्तों, जिसमें अजीत अंजुम ने बताया कि उनको भी एक मैसेज आया संबित पात्रा के फोन नंबर से, और पहले उनसे पैसे मांगे गए, 65,000 रुपए मांगे गए दोस्तों। उन्होंने बोला कि मुझे बार बार बोला गया कि मेरा यूपीआई नहीं चल रहा, संबित पात्रा के नंबर से आया था, तो बोले कि मैं पूरी तरीके से चौंक गया। पहले तो मैं चौंका कि बीजेपी के एमपी को आखिर मुझसे किस तरह की हेल्प की जरूरत पड़ गई है, जबकि 5-7 सालों से हमारी आपस में कोई बातचीत भी नहीं हुई है। मैंने व्हाट्सएप पर कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया, उसके बाद मेरे को क्यूआर कोड भेजा, और जब मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया तो पता चला किसी और का नाम आ रहा है। इसके बाद समझ में आ गया कि संबित पात्रा का व्हाट्सएप हैक हो गया है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर वालों को ऐसा मैसेज भेजकर हैकर ठगी कर रहे हैं। इसके बाद से संवाद का स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किया है दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है संबित पात्रा, जो दावा करते हैं दोस्तों कि वो डॉक्टर है, यानी उनके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज है और वो टेक्नोलॉजी को भी अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों। हकीकत यह है कि देश के अंदर साइबर फ्रॉड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बड़े बड़े लोग इसके चपेटे में आ गए हैं दोस्तों। ऐसे में अब ये ताजा मामला बीजेपी के नेता संबित पात्रा से जुड़ा हुआ है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ अयोध्या के राम मंदिर मामले को लेकर अब बुरी तरीके से फंसे विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और ये सबके सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि मामले को जैसे तैसे टाला जाए और विपक्ष के ऊपर इस मुद्दे को डाल दिया जाए दोस्तों। अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राम मंदिर गबन मामले में जो आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कई बार फोन पर बातचीत कर चुका है। अजय आलोक ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की हकीकत अब धीरे धीरे करके देश के सामने आ रही है। टिन्नू यादव लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में था, यानी दोस्तों एक व्यक्ति इस पूरे कांड में टिन्नू यादव नाम का मिल गया, और बीजेपी वाले अब उसी का इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी है दोस्तों, तो यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, तो टिन्नू यादव को भी समाजवादी पार्टी का समर्थक बताकर कहीं ना कहीं मामले की पूरी गंभीरता को खत्म करके विपक्ष को इस मुद्दे पर जैसे तैसे घेरने की कोशिश, लपेटने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये एकदम दोयम दर्जे की राजनीति है तो इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लेवल 3 पीजीटी में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए दोस्तों, और इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को 238 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा के जो सील थे वो टूटे हुए मिले, यानी जो प्रश्न पत्र था उसका सील टूटा हुआ मिला। ओएमआर शीट में कथित गड़बड़ी और विषय बदलकर प्रश्न पत्र देने तथा प्रश्न पत्र में अनेक त्रुटियों के कारण विवादों में घिर गए। और रविवार को चंडीगढ़ के अंदर जारी एक बयान में सुरजेवाला ने दावा किया कि रेवाड़ी, चरखी दादरी और अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को सील टूटे हुए प्रश्न पत्र मिले। उनका कहना है कि कुछ केंद्रों के अंदर जो विद्यार्थी थे उन्होंने बताया कि ऐसे ही प्रश्न पत्र बोर्ड से प्राप्त हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि प्रश्न पत्र पहले से ही खुले थे तो उनकी गोपनीयता पर सवाल तो गंभीर तरीके से खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रेवाड़ी और कैथल के कुछ केंद्रों के अंदर जो प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट के सीरियल नंबर अलग अलग तरीके के थे। कुछ परीक्षार्थियों ने दूसरे अभ्यर्थी के रोल नंबर वाली ओएमआर सीट दिए जाने तथा बाद में बदले जाने की शिकायत की है। तो हर तरीके से हर तरफ से गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, खासकर परीक्षा से जुड़े हुए, और कांग्रेस पार्टी लगातार 40 दिन तक परीक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है दोस्तों। वहीं पर 4 मई को चुनावी नतीजों में टीएमसी को मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटने के बाद बागी नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। तृणमूल कांग्रेस के तृणमूल भवन पर बागी गुट ने कब्जा कर लिया दोस्तों, और पैसे पर भी यानी फाइनेंस पर भी पूरी तरीके से कब्जा करने का पूरा मामला चल रहा है, और यहां तक कि अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया गया दोस्तों। ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत पर नाराजगी जताते हुए उनका साथ छोड़कर जाने वाले सभी नेताओं को लालची, अवसरवादी और डर का शिकार बताया गया। बागी गुट का कहना है कि असली तृणमूल कांग्रेस ऋतुव्रत बनर्जी के धड़े वाली है। अरूप रॉय जिसके चेयरपर्सन है, बागी धड़े पर जमकर लानत भेजने के बाद ममता बनर्जी ने कभी अपनी बेहद करीबी रही चंद्रिमा बनर्जी के पार्टी के सभी पोस्ट से इस्तीफा देने पर तंज कसा। आपको बता दें कि टीएमसी विधायक दल के 2 टुकड़े हो चुके हैं। 3 जून को ममता बनर्जी ने चंद्रिमा भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था, और उसके बाद वो साथ छोड़कर चली गई दोस्तों। काफी भरोसा जताया था ममता बनर्जी ने, लेकिन उनके भरोसे को सबसे करीबी लोगों ने भी तार तार कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि अब ममता बनर्जी की पार्टी में ममता बनर्जी के लिए कोई भी भरोसेमंद व्यक्ति तो बचा ही नहीं है, जो काफी ज्यादा गंभीर मामला है। आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
देश में जो रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं दोस्तों, इतनी बुरी तरीके से बनाए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से पानी ही पानी भर जाता है। यानी जितने भी अंडरपास बनाए जाते हैं वहां पर स्विमिंग पूल नजर आता है। एक ऐसा ही मामला सीएजी की रिपोर्ट से जुड़ा सामने आया, जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने के लिए शुरू में 18.2 करोड़ रुपए हर किलोमीटर पर खर्च करने का कॉस्ट आया था दोस्तों, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बढ़ते बढ़ते प्रोजेक्ट जब खत्म हुआ तो 250 करोड़ रुपए हर किलोमीटर पर खर्चा हो गया। यानी तकरीबन 7,280 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और हालात ये है दोस्तों कि मानसून के कुछ घंटे की बारिश के अंदर ही द्वारका एक्सप्रेसवे का जो अंडरपास है दोस्तों वो पूरी तरीके से पानी में भर गया है। ऐसा लग रहा है कि स्विमिंग पूल बनाया गया है 7,000 करोड़ रुपए आम जनता के खर्च करके। अगर आप भी मानते हैं कि आम जनता के पैसे की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।